हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था कि आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है अनअकैडमी स्कॉलरशिप ज्वाइन करने का, प्लस बहुत सारे रिवॉर्ड्स ज्वाइन करने का, पाने का। देखिए, रिवॉर्ड्स तो खैर सेकेंडरी है। पहली चीज़ क्या है कि ऑल ओवर इंडिया आपका यहाँ पे जो है कि वो होने वाला है कंपटीशन, जो कि एक बहुत बेहतर चीज़ है मेरे हिसाब से। ऑल इंडिया जो है कि रैंकिंग भी आपको दिखेगी, प्लस अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, रैंक 1 में आते हैं, या फिर रैंक 2 to 6 में आते हैं, या फिर रैंक 7 to 16 में आते हैं, या फिर 300 लकी विनर्स में आते हैं, तो आपको बहुत सारे प्राइजेस भी मिलने वाले हैं। रैंक 1 वाले को लैपटॉप आप देख सकते हैं, 5G स्मार्टफोन्स देख सकते हैं, ईयरबड्स देख सकते हैं, और 300 लकी विनर्स को गिफ्ट वाउचर्स भी मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये नवंबर 6 तारीख को, यानी 6 नवंबर को होने वाली है। इस संडे के बाद अगले संडे को 10 बजे से ये शुरू हो जाएगा। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो बैंकिंग वालों के लिए भी है, एसएससी रेलवे के लिए भी है। एसएससी एग्जाम सिमिलर टू रेलवे कम एग्जामिनेशन के आएंगे, ठीक है। तो आपका एक पास एक बहुत मौका है ये 5 करोड़ रुपए तक के स्कॉलरशिप जीतने का, और जरूर इसमें आप एनरोल करिए। आपको कोड मांगेगा तो wimleys@14, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। VIMLESH करके जो है कि कोड है @14, जिसको यूज करके आप फायदा उठा सकते हैं। एक ये चीज हो गई। दूसरी चीज देखिए आपके लिए बहुत अच्छा है, कॉम्पीट में क्या करना है आपको कि कॉम्पीट बेसिकली एक क्विज आपको राउंड होगा, जिसमें आप क्विज करेंगे ऑल ओवर इंडिया से, जो भी आपके लेवल के स्टूडेंट होंगे। क्योंकि देखिए, लेवल तभी पता चलेगा जब आप उनसे जीतेंगे हारेंगे। तो उस लेवल के आपका कंपटीशन मिलेगा, जो है कि आपके इंडिया के सारे लेवल्स के एस्पिरेंट्स के साथ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एक तो इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप जरूर कॉम्पीट को भी ज्वाइन करिए। करना क्या होगा, अकेडमी एप्लीकेशन पे आपको जाना होगा, इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां पे आप कॉम्पीट को ज्वाइन करके टेस्ट दे सकते हैं। प्लस आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी ज्वाइन करनी है। तो ये दोनों जरूर कर लीजिए। बाकी चलिए हम आगे अपनी वीडियो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का एक और टॉपिक कवर करेंगे, तरंग गति। दोस्तों, तरंग गति से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर कराया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो तरंग गति के टॉपिक से बन सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दो क्रमागत श्रृंगों अथवा दो गलतों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो दो क्रमागत श्रृंगों और या दो क्रमागत मतलब दो क्रमागत श्रृंगों या दो गलतों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं। तो दो क्रमागत श्रृंगों अथवा दो गलतों के बीच की दूरी को कहा जाता है वेव लेंथ, यानी कि तरंग दैर्ध्य। यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दो क्रमागत श्रृंगों अथवा दो गलतों के बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी कि वेव लेंथ। तथा यह जो वेव लेंथ होती है, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? तो लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं तरंग दैर्ध्य को। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार का होता है, आप देख लीजिएगा। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार का होता है। सॉरी, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ऊपर से इस प्रकार का निकला होता है, तथा इसी को हम कहते हैं लैम्डा। तो इसी लैम्डा से ही प्रदर्शित किया जाता है तरंग दैर्ध्य को। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वेव लेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर। यानी ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ का एसआई मात्रक होगा मीटर। यानी ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं, ये पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं। तो पृथ्वी का जो आयनोस्फीयर होता है, पृथ्वी का जो आयन मंडल होता है, वहीं से परावर्तित होती हैं दीर्घ रेडियो तरंगे। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। आयन मंडल से परावर्तित होती हैं दीर्घ रेडियो तरंगे, यानी कि जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं, यह पृथ्वी की जो सतह है, आयन मंडल है, जिसको हम आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, यहीं से परावर्तित होकर वापस आती हैं। तथा इस प्रकार की तरंगों का जो उपयोग है वह रेडियो और टेलीविजन में किया जाता है। इसे आप याद रखिएगा। रेडियो और टेलीविजन में जो टेलीविज़न के संकेत आते हैं, आप देखते होंगे रेडियो और टेलीविज़न के जो संकेत होते हैं, ये इसी दीर्घ रेडियो तरंगों के कारण ही संभव हो पाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं, ये आयन मंडल से जो है
परावर्तित होके वापस आती हैं। इसके साथ ये जो दीर्घ रेडियो तरंगे, इनकी खोज किसने की थी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं इनकी खोज की गई थी मार्कोनी के द्वारा। किसके द्वारा, तो इनकी जो खोज है यह मार्कोनी के द्वारा की गई थी, दीर्घ रेडियो तरंगों की। तो इसे आप जरूर याद रखिए। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं करती हैं। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो शून्य में संचरण का मतलब क्या है, इन तरंगों को जो है मतलब संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वे शून्य में संचरण नहीं कर पाती, यानी ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। ध्वनि तरंगों को संचरण करने के लिए यानी कि चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर पड़ती है, यानी कि जो ध्वनि तरंगे होती है निर्वात यानी या शून्य में गति नहीं कर सकती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये निर्वात या शून्य में गति नहीं कर सकती, यानी कि इनके चलने के लिए, इनके गति करने के लिए जो है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इसे याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे इसका राइट आंसर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की स्थिति का पता लगाता है, इसमें किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो एक रडार जो शत्रु के वायुयान की स्थिति का पता लगाता है उसमें किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो उसमें जो है रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, रडार में जो है रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, रेडियो तरंगों का जो उपयोग है यह रडार में किया जाता है। यह सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तथा यह जो रेडियो तरंगे होती हैं इनसे वस्तु की रेंज, ऊंचाई, दिशा और गति का पता लगाया जाता है। इसे आप याद रखिएगा, जो रेडियो तरंगे होती हैं इनसे किसी भी वस्तु की रेंज का पता लगाया जाता है, किसी की वस्तु की ऊंचाई, दिशा या गति का पता लगाया जाता है, जिसे भी आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का जो प्रयोग है रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया है। तो मतलब रात में देखने वाले जो उपकरण होते हैं, रात्रि दृष्टि के जो उपकरण होते हैं उसमें किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो रात्रि दृष्टि वाले जितने भी उपकरण होते हैं उसमें जो है अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, अवरक्त तरंगों का जो है उपयोग रात्रि दृष्टि वाले उपकरण में किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तथा ये जो इंफ्रारेड तरंगे होती हैं इनका जो उपयोग है वह लक्ष्य ढूंढने में, निरीक्षण करने में, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि अवरक्त तरंगे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन सी है। मतलब दूर संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो दूर संचार के लिए जो है माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि माइक्रोवेव्स का जो इस्तेमाल है यह दूर संचार में किया जाता है, यानी कि सूक्ष्म तरंगों का जो प्रयोग है। माइक्रोवेव्स का मतलब होता है यहाँ पे सूक्ष्म तरंगों का जो उपयोग है वह किस में किया जाता है, तो दूर संचार में किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास क्या होता है। तो जो एफएम प्रसारण सेवा होती है उसमें जो प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होता है वह कितना होता है, तो वो होता है 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। तो आप इसे याद देखिएगा, 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य होता है एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास। तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में क्या लाया जाता है। मतलब सीटी स्कैन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सीटी स्कैन करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक्स किरणों का, यानी ऑप्शन जो इसका है हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एक्स रेज होती हैं, जो एक्स किरणें होती हैं उनका उपयोग सीटी स्कैन करने में किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, सीटी स्कैन करने में जो है एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कॉस्मिक किरणें किस प्रकार की किरणें होती हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो कॉस्मिक किरणें होती हैं किस प्रकार की किरणें होती हैं, तो कॉस्मिक किरणें होती हैं आवेशित कण होती हैं। क्या होती हैं, ये एक प्रकार की आवेशित कण होते हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, जो कॉस्मिक किरणें होती हैं ये एक प्रकार की आवेशित कण होती हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कॉस्मिक किरणों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये देख लेते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा कथन हमारा क्या है, ये बहुत ही अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं, तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये एक प्रकार की आवेशित कण होती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या हमारा, ये सूर्य के प्रकाश मतलब सूर्य से उत्पन्न होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन क्या हमारा, इनकी जो तरंग दैर्ध्य है बहुत ही छोटी होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी है यह कॉस्मिक किरणों के संबंध में सही कथन नहीं है। बाकी जो तीनों कथन है वे बिल्कुल सही हैं, यानी कि इनकी जो तरंग दैर्ध्य है छोटी नहीं होती है। तो ऑप्शन जो इसका डी हो जाएगा गलत, यानी कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में यह कथन गलत है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक्स किरणों का, यानी ऑप्शन जो इसका है हमारा जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एक्स रेज होती हैं, जो एक्स किरणें होती हैं, इनका जो उपयोग है क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था सीटी स्कैन में भी जो है एक्स रेज का उपयोग किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो वेदन क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। ये लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो वह कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जिनकी जो वेदन क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। तो गामा किरणें, यानी कि जो वाई रेज होती हैं, जो गामा किरणें होती हैं, इनकी जो वेदन क्षमता होती है वह सबसे अधिक यानी कि सबसे सर्वाधिक होती है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, जो है गामा किरणों की। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, गामा किरणों की खोज किसने की थी। तो जो गामा किरणें थी इनकी खोज की गई थी बैकुरल के द्वारा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बैकुरल के द्वारा जो है गामा किरणों की खोज की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, एक्स किरणों के खोजकर्ता निम्नलिखित में से कौन है। तो एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन है, तो इसका राइट आंसर है रॉन्जन, यहाँ पे होगा रॉन्जन नहीं रॉन्जन इनका नाम है। क्या है, तो रॉन्जन जो है ये एक्स किरणों के खोजकर्ता माने जाते हैं, तथा ये जो एक्स किरणें होती हैं इनका जो उपयोग है चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिस्टल की जो संरचना है उसको ज्ञात करने के लिए जो है एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, और इससे पहले मैंने आपको बताया सीटी स्कैन में भी एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है एक्स किरणों का जो उपयोग है चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र दोनों में किया जाता है, तथा एक्स किरणों का जो खोज किया गया था वो रॉन्जन के द्वारा किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी। तो जो अवरक्त विकिरण थी इनकी खोज की गई थी हर्शेल के द्वारा, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि अवरक्त विकिरण की जो खोज है वो हर्शेल के द्वारा की गई, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। इसके साथ जो अवरक्त विकिरण होती इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इनका जो उपयोग है यह कोहरे में फोटोग्राफी करने में, रोगियों की सेकाई करने में, और टीवी के रिमोट आदि में जो है इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, टीवी के रिमोट कंट्रोल में किसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है उसमें जो है अवरक्त किरणों का इस्तेमाल, अवरक्त विकिरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवरक्त विकिरणों का जो इस्तेमाल है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं उनका उपयोग टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को कम करने तथा बैक्टीरिया को नष्ट करने में किन किरणों का उपयोग किया जाता है। तो जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव को कम करने तथा बैक्टीरिया को नष्ट करने में यूवी रेज का इस्तेमाल किया जाता है। यूवी रेज मतलब क्या होता है आपका, पराबैंगनी किरणों का जो इस्तेमाल है यह प्रकाश वैद्युत प्रभाव को कम करने और बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा यह जो यूवी रेज थी इनकी खोज की गई थी रीटर के द्वारा। किसके द्वारा, तो यूवी रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों की जो खोज है यह रीटर के द्वारा की गई। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न आज का है, निम्न में से किस प्रकार की किरणों का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। तो नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किसका उपयोग किया जाता है, तो गामा किरणों का, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। गामा किरणों का जो उपयोग है यह
नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम मतलब कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था जो गामा किरणें हैं इनकी जो वेधन क्षमता होती है वह सर्वाधिक होती है। गामा किरणों की जो वेधन क्षमता होती है वह सर्वाधिक होती है तथा गामा किरणों की जो खोज है वह बैकुरल के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर कर लिया जो तरंग गति के टॉपिक से बन सकते थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।